देखिए, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ा था, जो कि सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा ओशन है। और ये पूरे पृथ्वी के 1/3 एरिया पे, जो कि 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर स्थित है। और ये जो एक तरह से हम लोग बोलते हैं कि जो क्षेत्र है, जैसे हमने आपको डिफाइन भी किया था कि पूरी पृथ्वी की जो सतह का पूरा क्षेत्रफल है वो 509.9 वर्ग किलोमीटर, मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो उसको हम 510 भी मान सकते हैं, राउंड ऑफ करके 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पूरा कवर होता है पूरी पृथ्वी के सतह का। और पृथ्वी के सतह के 1/3 एरिया, दैट इज 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रीजन में जो है आपके पैसिफिक ओशन था, जो कि 1/3 एरिया पर आता था। इसका जस्ट आधा क्षेत्रफल पर अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर जैसे अगर हम देखें तो ये 82 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, 82 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पूरा जो है आपके फैला हुआ है। वो 165 है और ये 82 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। वो 1/3 भाग पर है पूरे पृथ्वी के 1/3 एरिया पे, ये 1/6 एरिया पे, 1/6 एरिया पे लगभग जो है आपके पाया जाता है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर जो है, अटलांटिक ओशन जो होता है, ये जो है एक तरह से हम कहें तो दूसरा बड़ा महासागर हो जाता है। और ये जो है आपके किस तरह से कहां पर स्थित होता है उसको हम लोग देखें। अटलांटिक महासागर को अगर हम लोग देखें तो अटलांटिक महासागर जो है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के बीच में स्थित है। और इसका जो शेप है, इसको अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेट एस शेप में है, एस आकार में है। तो ये प्रश्न आ भी चुका है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि एस शेप में, एस आकार में कौन सा महासागर स्थित है। तो अटलांटिक महासागर स्थित होता है। और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं, ब्लाइंड ओशन भी कहते हैं। क्यों अंध महासागर कहते हैं उसको आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, क्योंकि उसका कंसर्निंग जो चीजें हैं वो यहां से संबंधित है। जो कैरिबियन सागर है, जो वेस्ट इंडीज के द्वीप हैं, वहां से संबंधित जो है सारी चीजें होती हैं इसमें। तो इसलिए जो आपके एक तरह से अटलांटिक ओशन की अगर हम बात करेंगे तो अटलांटिक ओशन जो है अगर आप देखें तो पश्चिम में उत्तरी और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है, पूर्व में ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है, उत्तर में ग्रीनलैंड से घिरा हुआ है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड है, और दक्षिण में एंटार्क्टिका है। तो एंटार्क्टिका जो है पूरा जो है होता है, एंटार्क्टिका ये ओशन नहीं, एंटार्क्टिका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। तो ये जो है अगर जो इस पूरे भाग को अगर हम लोग कहें तो ये जो पूरा क्षेत्र होता है, ये पूरा भाग होता है, इसको अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। तो अटलांटिक महासागर दूसरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, अटलांटिक महासागर के पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है, अटलांटिक महासागर के उत्तर में ग्रीनलैंड और आइसलैंड है, अटलांटिक महासागर के दक्षिण में एंटार्क्टिका है। तो एंटार्क्टिका जो आपके है ये एक तरह से महाद्वीप है, जो कि आपके दक्षिण ध्रुव पर विद्यमान है, जो पूरी तरह से आइस कवर्ड है। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग ओशन भी इसको कह देते हैं। ओशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जल का ही रूप है आपके आइस, लेकिन एंटार्क्टिका को महाद्वीप माना जाता है, ओशन नहीं माना जाता है। तो ओशन कुछ जगह पे लिखा रहता है, कुछ जगह लोग कह भी देते हैं, लेकिन ये है कि ओशन ना हो करके बल्कि ये जो है आपके क्या हो जाता है, एक महाद्वीप, कॉन्टिनेंट होता है। तो 7 महाद्वीपों में जैसे आप जानते हैं 7 महाद्वीप जो हम लोग के पाए जाते हैं, तो उसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और 7वां एंटार्क्टिका है। तो ये एंटार्क्टिका 7 जो है आपके महाद्वीप होते हैं। तो अटलांटिक महासागर की स्टार्टिंग अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर जो है आपके एक ऐसा महासागर है जो एस आकार में स्थित है,
जो 82 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित होता है और ये पूरी पृथ्वी की सतह के 1/6 भाग क्षेत्रफल पर स्थित है। और ये जो आपके एक तरह से क्षेत्रफल है, ये जो इसका विस्तार है, अटलांटिक महासागर का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर देखें तो इसके पश्चिम में उत्तरी और दक्षिण अमेरिका है, इसके पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है, इसके उत्तर में ग्रीनलैंड आइसलैंड है, इसके दक्षिण में एंटार्क्टिका है। या आप ये कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर है, या ग्रीनलैंड आइसलैंड के दक्षिण में अटलांटिक महासागर है और एंटार्क्टिका के उत्तर में अटलांटिक महासागर है। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो अब इसमें देखिए, जो अटलांटिक महासागर को अगर हम स्टार्ट करें तो ऊपर से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो पहली बात आती है ग्रीनलैंड और आइसलैंड की। तो इसको अगर हम लोग कहें तो ग्रीनलैंड जो है, इसे पहली चीज तो ये कि ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड क्यों कहा जाता है और ग्रीनलैंड किसका भाग है। तो यूरोप में यहां पर एक देश है डेनमार्क, ये डेनमार्क देश है, डेनमार्क का ही ये द्वीप है। तो डेनमार्क का ही द्वीप है ग्रीनलैंड। तो एक तरह से ये कौन सा देश हुआ, डेनमार्क देश हुआ। तो डेनमार्क का, जैसे सपोज कर लीजिए कि इंडिया का जो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, या फिर जो है लक्षद्वीप हुआ, तो ये क्या है, लक्षद्वीप द्वीप है ना। और लेकिन हम ये कहेंगे किसका द्वीप है, तो भारत का द्वीप है। तो उसी तरह से ये भी एक द्वीप है, किसका द्वीप है, डेनमार्क का द्वीप है। तो डेनमार्क का द्वीप होता है जो कि ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। अब ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड क्यों कहते हैं, उसकी वजह क्या है। ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड कहने की ये वजह है कि ग्रीनलैंड जो है एक के तटीय क्षेत्र में, इसके कोस्टल रीजन में पूरे में, यहाँ पे हरे शैवाल पाए जाते हैं, ग्रीन एल्गी पाई जाती है। और ये अधिकांश समय तक, खास तौर से जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है, जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है तो ये पूरा आइस कवर्ड होता है, हिम से ढका होता है। तो पूरे में हिम जो है आपके पाई जाती है और कोस्टल रीजन्स खास तौर से पूरे हिम से ढके होते हैं। तो कोस्ट में पूरी हिम हो जाती है, आइस हो जाती है, आइस कवर्ड हो जाता है। और हरे शैवाल जो होते हैं, ग्रीन एल्गी, वो इसके पूरे तटीय क्षेत्र में स्थित है। तो सूर्योदय सूर्यास्त के टाइम जब तिरछा प्रकाश आता है तो सूर्य के प्रकाश के एंटर करने पर अपवर्तन की प्रक्रिया, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा अपवर्तन की प्रक्रिया, रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन की प्रक्रिया के कारण जब प्रकाश जो है शैवालों से होता हुआ, एल्गी से होता हुआ हिम में प्रवेश करता है तो हिम का रंग ग्रीन कलर का दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए दूर से देखने पर ये पूरा का पूरा जो एक तरह से द्वीप है वो हरे रंग का दिखाई पड़ता है। तो हरे रंग का दिखाई पड़ने की वजह से इसको पूरे जो है आपके एक तरह से जो है आपके इसको द्वीप को क्या कहा जाता है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। तो दूर से जब देखते हैं तो पूरा जो आइस रहती है, हिम रहती है, तो हिम जो है वो व्हाइट कलर में नहीं होती, हिम जो होती है वो आपकी ग्रीन कलर की दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश जा रहा है वो आपके जो है एल्गी से होता हुआ जा रहा है और एल्गी से होकर के जाने की वजह से अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण पूरा हिम का रंग ग्रीन हो जाता है। तो इसी वजह से जो है आपके इसका नाम ग्रीनलैंड पड़ा हुआ है। तो ग्रीनलैंड जो है इसको कहा जाता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि क्वेश्चंस के फॉर्म में खूब पूछी जाती है, वो क्या हो सकती है? क्वेश्चन के फॉर्म में जो पूछी जाती है बात वो ये है कि ग्रीनलैंड जो है ये एक तरह से अगर हम कहें तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, बिगेस्ट आइलैंड पूरे पृथ्वी का। तो पूरी पृथ्वी का या वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप अगर कहा जाए तो वो क्या हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ा द्वीप और सबसे बड़ा द्वीप समूह ये दो अलग अलग चीजें हैं, सबसे बड़ा आइलैंड और सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो अगर ये कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो आप पढ़ चुके हैं इंडोनेशिया है।
इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर कहा जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बिगेस्ट आइलैंड के रूप में ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड जो है एक तरह से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इंडोनेशिया जो है वो एक तरह से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है ग्रीनलैंड की। अब ग्रीनलैंड के पास अगर हम देखें तो ये पूरा आइसलैंड का भाग है, ये आइसलैंड है। अब आइसलैंड इसको क्यों कहते हैं? आइसलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत हाइट पे है और अधिकांश समय तक बहुत टेम्परेचर इसका कम होता है और ज्यादातर पूरा क्षेत्र ज्यादातर हिम से ढका होता है पूरे टाइम। अब देखिए यहां पे कुछ कंट्रोवर्सी है, तो कुछ विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है? विरोधाभास ये है कि इस आइलैंड पे बहुत ज्यादा गर्मी है, अत्यधिक गर्मी है, लेकिन ये आइलैंड बहुत ठंडा भी है। अब देखिए दो अलग अलग बातें हम बोल रहे हैं, तो सुनने में कैसा लग रहा है? हम एक बार कह रहे हैं कि बहुत ठंडा है और हिम से ढका रहता है, और दूसरी तरह हम कह रहे हैं कि ये बहुत गर्म आइलैंड है। तो दोनों कंट्राडिक्टरी चीजें हैं, तो इसको समझिए पहले ये है क्या एक्चुअल में। ऐसे ये हाइट की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर के कम होने की वजह से जो जल है वो हिम के फॉर्म में पाया जाता है, आइस के फॉर्म में। ज्यादातर रीजन आइस कवर्ड होते हैं, इसीलिए इसका नाम आइसलैंड रखा गया है। लेकिन आपने ज्वालामुखी के टॉपिक में पढ़ा, वोल्केनोज के टॉपिक में पढ़ा है कि इस देश में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है और इस छोटे से द्वीप में 200 से ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। मोर देन 200 वोल्केनोज हैं यहाँ, और जिसमें से आपको हमने इंपॉर्टेंट बताया भी था, हेकला और लाकी सबसे बड़े ज्वालामुखी होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर 200 से ज्यादा ज्वालामुखी स्थित है, मोर देन 200 वोल्केनोज यहाँ पर पाए जाते हैं। और जिसकी वजह से, और ये वोल्केनोज क्यों है? क्योंकि इसकी नीचे भूमि पर माना जाता है, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जो इसकी नीचे भूमि है, ये पूरी भूमि पर, भूमि के नीचे मैग्मा का पूरा जमाव है। इसके मतलब ये पूरा द्वीप मैग्मा के ऊपर बसा हुआ है, तो पूरे मैग्मा के जमाव के ऊपर पूरा बसा हुआ है, और जिसकी वजह से समय समय पर मैग्मा बाहर की तरफ निकलता रहता है। तो ये जो है आपके एक तरह से ऐसा देश है जो कि आपके एक तरह से जो निकलने वाले ऊष्मा होती है ज्वालामुखी के रूप में, वो बहुत ज्यादा है। 200 से ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसीलिए जो है इसे ज्वालामुखियों का देश भी कहा गया था, लैंड ऑफ वोल्केनोज। जैसे लैंड ऑफ अर्थक्वेक हम लोग ने जापान को कहा था, क्योंकि जापान में क्या होता था, सबसे ज्यादा भूकंप आते थे, अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आते थे। उसी तरह से लैंड ऑफ वोल्केनोज के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि आइसलैंड है, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यहाँ पर स्थित होते हैं। ये पूरा क्षेत्र होता है जो यहाँ पर पाया जाता है। तो ये आइसलैंड के बारे में है कि आइसलैंड को वोल्केनोज जो है आपके लैंड ऑफ वोल्केनोज कहा जाता है, ज्वालामुखियों के देश के नाम से आता है। और ये जो है एक तरह से ऐसा आइलैंड है जो कि ग्रीनलैंड और यूरोप के देशों के बीच में है, जो कि ये ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप है, ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप है ये। ग्रेट ब्रिटेन और ग्रीनलैंड के बीच में जो है आप ये कह सकते हैं आइसलैंड स्थित है, जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। इसके अब ये जो है यूरोप का पूरा पार्ट हो गया, और ये जो है आपके उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, जिसमें कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये सब, और मध्य अमेरिका के देश, ये सब जो है आपके इस पूरे रीजन में आते हैं। तो कनाडा के बारे में, यूएस के बारे में, ये सब हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं इस पूरे पोर्शन में, जो यूरोप का पोर्शन है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें और दिखाई पड़ती हैं। तो अब इसमें अगर हम लोग देखें तो जैसे ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, इसको और बड़ा करके देखें तो बेहतर होगा। जैसे ये पूरा रीजन, ये आइसलैंड का क्षेत्र आप देख रहे हैं, आइसलैंड जिसके बारे में अभी हम लोग ने पढ़ा, ये जो है आपके एक तरह से ये पूरा जो क्षेत्र है, ये ग्रेट ब्रिटेन का पूरा क्षेत्र हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम, यूके है जो कि यहाँ पर स्थित होता है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये निकला हुआ क्षेत्र, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है। नॉर्वे स्वीडन का भाग होता है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। और नॉर्वे स्वीडन जो है आपके एक तरह से इसको अगर हम लोग कहें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर स्थित होती हैं। जैसे ये जो आपके देश है नॉर्वे स्वीडन,
यहीं पर पाया जाता है आपके पूरे पर्वतों का क्षेत्र। ये पूरा पर्वत का रीजन है और इस पर्वत को कहा जाता है स्कैंडिनेविया पर्वत। स्कैंडिनेविया पर्वत, और स्कैंडिनेविया पर्वत का विस्तार नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में भी है और आइसलैंड में भी है। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सब क्या है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से आपने पढ़ा था कि प्लेटें टूट टूट करके अलग हुई और महाद्वीप बना। पहले ये क्या था, पैंजिया, एक स्थल। जब ये एक स्थल था तो ये आइसलैंड यहां का भाग था। आइसलैंड यहां से टुकड़ा निकल करके यहां पहुंचा है, तो आइसलैंड इसी का टुकड़ा था। यहां से यहां तक पूरे में पर्वत थे। तो पर्वतों का जो मेन पर्वत नॉर्वे और स्वीडन में पाए जाते हैं, उसका विस्तार आज डेनमार्क और आइसलैंड में भी स्थित है। तो स्कैंडिनेविया पर्वत जो स्थित होते हैं यहाँ पे नॉर्वे स्वीडन में, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो आपके देश है, तो नॉर्वे स्वीडन का जो क्षेत्र होता है, यहाँ डेनमार्क और आइसलैंड, इन चार देशों को सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। तो स्कैंडिनेवियन देश क्यों कहते हैं? स्कैंडिनेविया पर्वत पाए जाते हैं जो कि विश्व के प्राचीनतम पर्वत माने जाते हैं। तो ये आपके स्कैंडिनेविया देश हो जाते हैं। तो स्कैंडिनेविया देश में क्या आएंगे? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड का ये क्षेत्र होता है जो कि यहां पर आता है। तो ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड को सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। पहले कुछ जगह पर आपके कुछ किताबों में लिख दिया गया था नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और ये क्यों लिख दिया गया था? क्योंकि पुरानी जो एनसीईआरटी थी उसमें ये लिखा हुआ था, जो कि गलत था, और जिसके बाद जो है आपके संशोधन किया गया और संशोधित हुआ ये चीज। तो उसकी वजह से बहुत सारी किताब में आपको नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड कहा जाता है स्कैंडिनेवियन देश को, जो कि गलत है। तो फिनलैंड स्कैंडिनेवियन देश में शामिल नहीं है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो कहा जाता है उसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड, इन चार देशों में स्कैंडिनेवियन पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। और इन चार देशों का एक समूह भी बना हुआ है जिसमें फिनलैंड को भी शामिल कर लिया गया है। तो 5 देशों का एक समूह बन गया है। तो 5 देशों का समूह जो है वो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, इन 5 देशों ने मिलकर के बनाया है। इन 5, पहले तो 4 देशों का समूह था जो स्कैंडिनेविया पर्वतों की वजह से जुड़े हुए थे आपस में, इसको स्कैंडिनेवियन देश कहते थे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। अब फिनलैंड के जुड़ने की वजह से अब इसका पूरा नाम क्या हो गया? फैनो स्कैंडिनेवियन देश, फैनो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो फैनो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अगर कहा जाए तो फैनो भी कहा जाता है, फिनो भी कहा जाता है, फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो फैनो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन से होंगे? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड के साथ साथ फिनलैंड भी हो जाएगा। तो फिनलैंड को भी जो है आपके एक तरह से इसको बोला जाता है आपके फिनो स्कैंडिनेवियन देश में जो है आपके शामिल हो गया। तो 5 कंट्री आपके ये होते हैं। अब जैसे फिनलैंड है, फिनलैंड को अगर हम कहें तो फिनलैंड में एक विशेष बहुत इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है, वो आपके होते हैं आपके लेक्स, झीलें। अत्यधिक झीलें हैं यहाँ पूरे फिनलैंड में। और फिनलैंड के क्षेत्र में क्योंकि झीलों का भरमार है, सबसे ज्यादा झीलें विश्व की यहीं पर पाई जाती हैं। तो विश्व की सर्वाधिक झीलें फिनलैंड के क्षेत्र में स्थित हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसे जो है आपके कहा जाता है झीलों का देश, लैंड ऑफ लेक्स। तो इसे लैंड ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि फिनलैंड को कहते हैं। तो फिनलैंड को लैंड ऑफ लेक्स या झीलों के देश के नाम से जाना जाता है। अभी 1000 झीलों का देश भी आएगा, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, तो वो डिफरेंट है। तो झीलों का देश अगर हम कहेंगे लैंड ऑफ लेक्स, तो वो फिनलैंड को कहा जाता है, सर्वाधिक जो है आपके देश होने की वजह से। अब ये जो जल का भाग बीच में दिखाई पड़ रहा है, ये जल का भाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे बोथनिया की खाड़ी कहा जाता है। बोथनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथनिया, जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ये जो पूरा पार्ट है ये आपके होता है। और ये जो आपके पार्ट है ये है बाल्टिक सागर। ये पूरा बाल्टिक सागर का क्षेत्र है। तो इसको और अगर आप
उसमें स्पेसिफिकली देखें, ये है गल्फ ऑफ बोथनिया। तो बोथनिया की खाड़ी अगर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ बोथनिया जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में स्थित है। और फिनलैंड में आप देखिए पूरे में झीलों का जो है अंबार लगा हुआ है और झील बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है। तो ये आपकी होती है। और यहाँ पर जो ये पूरा क्षेत्र है ये है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सी। ये बाल्टिक सी होता है जो कि इस क्षेत्र में पाया जाता है। और बाल्टिक सागर में अगर आप देखेंगे तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये 3 देश हैं। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। चाहे आप यहां पे देखें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, क्योंकि ये बाल्टिक सागर है, ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सी है। बाल्टिक सागर के तटीय क्षेत्र में ये स्थित होते हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो ये जो है बोथनिया की खाड़ी हुई, गल्फ ऑफ बोथनिया जो कि स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। ये फिनलैंड की खाड़ी हुई जो कि फिनलैंड को एस्टोनिया से अलग करती है। तो एस्टोनिया और इससे अलग होते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो गल्फ ऑफ फिनलैंड किसको अलग करता है? फिनलैंड और एस्टोनिया को। और एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया तीनों बाल्टिक सागर के तटीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे बाल्टिक सागर ही पाया जाता है। तो चाहे आप यहां देख लें चाहे यहां पे आप देख लें, ये बाल्टिक सागर हो जाता है जो कि स्थित होता है। ये बाल्टिक सागर है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये प्रमुख जो है आपके एक तरह से कंट्री होते हैं। तो ये जो 3 कंट्री हैं इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तीनों कंट्री को सम्मिलित रूप से बाल्टिक देश कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिविल में पूछा गया, उसके बाद फिर पीसीएस में कई बार पूछा गया है, लोअर सबऑर्डिनेट में भी आया है, आपके जो वनडे एग्जामिनेशन है उसमें खूब पूछा जाता है बाल्टिक देश, निम्न में से बाल्टिक देश कौन से नहीं है। और इन तीनों के साथ एक कोई भी ऑप्शन लगा देता है नॉर्मली, क्योंकि जो क्वेश्चन में आया था वो जॉर्जिया था, जॉर्जिया जो कि यूरोप का देश है। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये जो है आपके एक तरह से 3 कंट्रीज को सम्मिलित रूप से बाल्टिक देश के नाम से आना था, क्योंकि बाल्टिक सागर के तटीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। तो इनको बाल्टिक देश जो है आपके कहते हैं। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। फिर इसी प्रश्न को और दूसरी तरीके से पूछा गया, उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाइए, ये सिविल सर्विसेज में आया था। उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाइए बाल्टिक देशों का, और उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए थे। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसको किसी भी आपके एक तरह से कोड से आप याद कर सकते हैं। तो ई लाली, ई लाली अगर आप याद कर लें तो इससे आपका क्रम उत्तर से दक्षिण का मिल जाएगा। ई से एस्टोनिया है, एल ए से लाटविया है, एल आई से लिथुआनिया है। तो ई लाली जो है आपके क्या हुआ, एक क्रम हो गया, एक कोड हो गया जिससे आप इसको याद कर सकते हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो इसे सम्मिलित रूप से बाल्टिक देशों के नाम से जाना जाता है। ये बाल्टिक देश हो जाते हैं जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर स्थित होते हैं। तो ये जो है एक तरह से ऐसा जो है कंट्री है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पे पाया जाता है। और ये छोटा सा हिस्सा लिथुआनिया के नीचे ये ऐसा भाग है जो कि रशिया का पार्ट है, रशिया का भी अधिकृत है। ये सब रशिया के जो है देश थे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, ये सब जितने भी थे ये सब रशिया के ही, यूक्रेन, ये सब रशिया के ही पार्ट थे, लेकिन अलग होकर के ये स्वतंत्र देश हो गए, ये इंडिपेंडेंट कंट्री में कन्वर्ट हो गए। तो इसलिए ये जो है आपके इंडिपेंडेंट कंट्री के नाम से अब जाने जाते हैं। जबकि अगर आप देखेंगे तो इस टाइम जो है अगर आप देखें तो ये सब अलग अलग देशों के, यूरोपीय देशों के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन पहले ये सब क्या था, ये पूरा रूस था। पहले जो है आपके सोवियत यूनियन कहा जाता था, तो यूएसएसआर, तो यूएसएसआर जो था, जो सोवियत यूनियन हुआ करता था, तो ये जो है आपके एक तरह से ये पूरा क्षेत्र था। और तो रशिया से ही स्वतंत्र होकर के एस्टोनिया बना, लाटविया बना, लिथुआनिया बना, बेलारूस बना। तो ये जो है आपके एक तरह से देश बने। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया को सम्मिलित रूप से बाल्टिक देश के नाम से यहां पर जाना जाता है। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये जो आपके देश है, इसको अगर हम कहें तो ये है आपका
डेनमार्क, नीचे है जर्मनी, ये है पूरा बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सी, और ये है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। तो जो जलमार्ग है, अब यहां से अगर मान लीजिए कि वाटरवेज के थ्रू अगर आना है इधर, या इधर से इधर जाना है, तो ये पूरा मार्ग ऐसे जाकर के ऐसे जाकर के ऐसे मूव करके और तब अंदर ऐसे जाते हैं बाल्टिक सागर से। इतना लंबा चलना पड़ता है। इस लंबाई को कम करने के लिए जर्मनी ने क्या किया, यहां पे जर्मनी का एक शहर है कील शहर, कील शहर से एक नहर इसने बना दी। तो यहां पे एक नहर बनी हुई है और इस नहर का नाम है, कनाल बना है नहर, तो कील देश में बनाई गई है इसलिए इसको कील नहर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न को पूछा जाता है कील नहर किस देश में स्थित है, तो कील कनाल जो है वो जर्मनी देश में स्थित है और जर्मनी में स्थित ये जो है आपके नहर होती है। और ये किसको जोड़ती है, ये उत्तरी सागर को, नॉर्थ सी को बाल्टिक सागर से। ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन किसको जोड़ता है या कील नहर को क्यों बनाया गया। तो कील नहर को ये लंबा रास्ता कम करने के लिए डायरेक्ट यहीं से यहीं अंदर चले जाए, तो जर्मनी ने कील शहर से एक नहर निकाल दी और इस बाल्टिक सागर को जोड़ दिया उत्तरी सागर से। तो बाल्टिक सागर उत्तरी सागर आपस में जुड़ गया और अब अंदर इतना लंबा डेनमार्क घूमना नहीं पड़ता, डेनमार्क घूम करके वापस अंदर नहीं जाना पड़ता, यहीं से जो है व्यक्ति चला जाता है। तो इसलिए ये जो आपके क्षेत्र दिख रहा है, तो ये जो है आपके कील नहर के नाम से जाना जाता है। तो कील कनाल या कील नहर जो है इंपॉर्टेंट नहर होती है जो कि उत्तरी सागर को, नॉर्थ सी को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर आपस में जोड़ते हैं। तो ये जो है आपके इन देशों के बारे में होता है जो कि यहाँ पर स्थित होते हैं। तो ये डेनमार्क का क्षेत्र जैसे आप देख रहे हैं, ये पूरा बाल्टिक सागर है, इधर की तरफ उत्तरी सागर है, यहाँ से ये पूरा जो है ऐसे घूम करके जाना पड़ता है। इसीलिए ये देखिए कील, ये लिखा भी हुआ है, ये कील शहर है, कील शहर से ये नहर बनी हुई है ये, और ये जो है आपके एक तरह से कील बाल्टिक सागर को, ये पूरा बाल्टिक सागर है, उत्तरी सागर को जोड़ दिया। तो इतना लंबा ऐसे रास्ता जो है कवर करके नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए कील नहर किसको जोड़ती है, उत्तरी सागर को, नॉर्थ सी को बाल्टिक सागर से जोड़ती है और जो है आपके ये जर्मनी के कील शहर में स्थित जो है आपके नहर हो जाती है जो कि यहां पर स्थित है। अब देखिए जैसे ये है यूनाइटेड किंगडम, यूके, जैसे बात आती है यूके, ग्रेट ब्रिटेन, और इंग्लैंड, अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। तो इंग्लैंड को कभी कभी आदमी ग्रेट ब्रिटेन भी कह देता है, ग्रेट ब्रिटेन को इंग्लैंड कह देता है, ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम भी कह देता है, यूके के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों क्या एक ही चीज है या तीनों अलग अलग चीज है, ये समझना है। समझने वाली बात यह है कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो एक द्वीप का नाम है, वो कोई देश नहीं है, ये एक द्वीप का नाम है। तो पहले इसकी पोजीशन समझ ले, फिर देखिए हम लोग देखते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन ये है, ये पूरा क्षेत्र है, एक ये द्वीप है, एक ये द्वीप है, ये आयरलैंड का द्वीप कहलाता है, ये जो पार्ट है ये है ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप। इसको और जो है स्पेसिफाई अगर हम करें, ऐसे देख सकते हैं आप, ये जो है आपके ग्रेट ब्रिटेन का पूरा द्वीप हो जाता है ये, और ये है आयरलैंड। तो बेसिकली क्या दिमाग में ये आता है कि ग्रेट ब्रिटेन जो आपके है, इंग्लैंड है और यूनाइटेड किंगडम है, ये एक्चुअल में है क्या या किसको कहा जाता है या किस तरह से, तीनों में अलगाव क्या है, तीनों में जो है आपके एक तरह से क्या फर्क है। तो नॉर्मली क्या है कि ग्रेट ब्रिटेन जो है एक आइलैंड का नाम है, एक द्वीप का नाम है, वो किसी देश का नहीं है। उसके अंदर 3 देश पाए जाते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन है क्या, पहले उसको समझे और उसके अंदर कौन से 3 देश हैं वो समझे। अब देखिए ग्रेट ब्रिटेन में जो आपका पार्ट है, ये हमने कहा इस द्वीप का नाम है।
इसमें 3 देश आते हैं, 3 अलग अलग कलर से दिखाए गए हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को सम्मिलित रूप से, ये स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है और ये वेल्स है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? ग्रेट ब्रिटेन। ये ग्रेट ब्रिटेन कहा गया। तो ग्रेट ब्रिटेन इस पूरे द्वीप का नाम है। और ये है आयरलैंड पूरा। आयरलैंड 2 हिस्सों में बढ़ गया। उत्तरी आयरलैंड अभी भी इसी के पास है, इसी के अधिकृत है, जबकि दक्षिण आयरलैंड जो है वो आपके एक अलग स्वतंत्र देश में कन्वर्ट हो गया। इसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं। तो अब ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस इनके पाए जाने वाले समस्त देश, समस्त द्वीप जो कि विश्व में स्थित हैं, उन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम क्या है? पूरे साम्राज्य को कहा जाता है, पूरा कंप्लीट किंगडम को कहा जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम क्या है? पहले समझे ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन द्वीप का नाम है जिसमें स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये 3 देश सम्मिलित होते हैं। संवैधानिक रूप से जो है पॉलिटिकल फॉर्म में और कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में तीनों देश एक ही हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि परिवार के बंटवारे से देश का बंटवारा हो गया। ये एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन परिवार अलग होने से अलग अलग जगह पर इनका शासन हो गया, जिसकी वजह से अलग अलग देश बढ़ गए। तो ये जो है आपके एक तरह से इंग्लैंड का पार्ट हो जाता है, ये वेल्स का पार्ट हो जाता है और ये स्कॉटलैंड है। तो ये 3 देशों का समूह जो मिलकर के पूरे द्वीप को बनाता है, उस द्वीप का नाम है ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड भी जोड़ लें प्लस विश्व में जितने द्वीप हैं उन सबको जोड़ लें, तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस ऑल आइलैंड्स, जो ऐसे मतलब और आइलैंड्स का मतलब ये नहीं कि सारे जो है द्वीपों को जोड़ लें, वो सारे द्वीप जो इनके हैं, ग्रेट ब्रिटेन के हैं, इंग्लैंड के हैं, स्कॉटलैंड के हैं, वेल्स के हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड के हैं, इन चारों स्थानों पर जिनका जो है आपके एक तरह से शासन है, उनके अधिकृत जितने द्वीप हैं, तो विश्व में समस्त द्वीप जो इनके अधिकार क्षेत्र में हैं, उन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? यूके। तो यूके में क्या हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन भी शामिल हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन होने का मतलब क्या हुआ? ग्रेट ब्रिटेन का मतलब 3 चीज। ग्रेट ब्रिटेन किसको कहेंगे? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स को। तो ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के साथ क्या लिया गया? उत्तरी आयरलैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन ये हो गया और उत्तरी आयरलैंड ये हो गया, तो नॉर्दर्न आयरलैंड ले लिया गया। तो नॉर्दर्न आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड और प्लस इनके अधिकार क्षेत्र में जितने भी द्वीप हैं पूरे विश्व में, उन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? उनको कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो यूके के नाम से इनको जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है आपकी चीज है, जो कि अक्सर जो है आपके कंफ्यूजन क्रिएट करती है। और अक्सर जो है आप लोग ये सोचते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन बोले हैं कि इंग्लैंड बोले हैं कि जो है आपके एक तरह से यूनाइटेड किंगडम बोले, यूके बोले, या सब एक ही चीज है। सब एक चीज नहीं है, सब अलग अलग है। सबको अलग समझने की कोशिश करिए। द्वीप का नाम ग्रेट ब्रिटेन, जिस द्वीप में 3 देश आए, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। संवैधानिक रूप से सब एक हैं, लेकिन पारिवारिक बंटवारे की दृष्टिकोण से आपके 3 अलग अलग देश हो गए। ग्रेट ब्रिटेन के साथ अगर हम उत्तरी आयरलैंड ले लें, उत्तरी आयरलैंड का क्षेत्र ले लें जो इसके अधिकार क्षेत्र में, और प्लस विश्व में जितने भी द्वीप इनके अधिकार क्षेत्र में, उन सबको सम्मिलित कर लें, तो उसका पूरे का कंबाइंड फॉर्म में नाम क्या हो जाता है? तब हो जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के नाम से उनको जाना जाता है। तो अब अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम जैसे आपके ये द्वीप है, बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है, और ये द्वीप जो है एक तरह से फ्रांस से अलग है। ये जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ये जो क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश चैनल। ये इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। ये इंग्लिश चैनल का क्षेत्र है जो कि आपके क्षेत्र में यहां पर स्थित होता है। तो ये इंग्लिश चैनल है जो कि ये पैरेलल में आपके इसके पाया जाता है।
तो इंग्लिश चैनल जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ऐसा जल का भाग है, ऐसा सागर है जो कि आपके इंग्लैंड को जो है फ्रांस से अलग करता है। इंग्लैंड फ्रांस के बीच की जो बीच में जो जल का भाग है, ये पूरे जल के भाग को इंग्लिश चैनल कहते हैं। और इसी इंग्लिश चैनल को अगर हम लोग देखें तो इसमें ये इंग्लिश चैनल में अगर आप देखें, जैसे ये है इंग्लिश चैनल, ये दिया हुआ है, तो ये इंग्लैंड और फ्रांस, ये फ्रांस दिख रहा है, ये पूरा नीचे फ्रांस है, तो इनके बीच में ये जो है इंग्लिश चैनल का क्षेत्र है। ये फ्रांस दिख रहा है, ये है इंग्लिश चैनल का क्षेत्र, ये पूरा इंग्लिश चैनल। अक्सर आपने एक नाम ऐसा जो है आपकी चीजें पढ़ी होगी कि फलाने भारतीय ने इंग्लिश चैनल को पार किया, तो इंग्लिश चैनल पार किया, इंग्लिश चैनल पार किया। तो इंग्लिश चैनल को पार करने के ढेर सारे भारतीयों ने रिकॉर्ड बनाए हैं और वर्ल्ड के बहुत सारे स्विमर्स ने बनाए हैं। वो कहां पर बनाए हैं, किस जगह पे? ये जगह देखिए, ये फ्रांस का ये हिस्सा और ये सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे कम दूरी है, ये सबसे कम दूरी है, ये फ्रांस के इस हिस्से और इस हिस्से के बीच में। और ये जो है आपके एक तरह से ये कहा जा सकता है, ये डावर जलसंधि के नाम से जानी जाती है, डावर स्ट्रेट। तो डावर स्ट्रेट क्या है? डावर स्ट्रेट फ्रांस को इंग्लैंड से अलग कर रहा है और जोड़ रहा है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से, नॉर्थ सी से। इसके इधर नॉर्थ सी है, ये है नॉर्थ सी, ये पूरा नॉर्थ सी है, तो इधर नॉर्थ सी है, इधर इंग्लिश चैनल है। तो डावर स्ट्रेट जो है, डावर जलसंधि जो है, वो क्या कर रही है, ये आपके नॉर्थ सी को, ये पूरा नॉर्थ सी है, ये इधर की तरफ नॉर्थ सी है और इधर की तरफ है इंग्लिश चैनल है, ये है डावर स्ट्रेट। तो डावर स्ट्रेट जो है वो क्या कर रही है, दो सागरों को जोड़ रही है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ रही है और अलग कर रही है किन दो देशों को, इंग्लैंड को फ्रांस से। तो इंग्लैंड फ्रांस आपस में यहां पर अलग हो रहे हैं और जो है ये इंग्लिश चैनल है, ये आपके उत्तरी सागर है और यहां पे आपको इस क्लियरली पता चलेगा ये है डावर स्ट्रेट। तो डावर स्ट्रेट क्या कर रही है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ रही है। अलग कौन हो रहा है, आपके इंग्लैंड या आप यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप कह सकते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप या इंग्लैंड देश अलग हो रहा है फ्रांस से। तो फ्रांस और इंग्लैंड अलग हो रहा है, जो कि यहां पे आप सबसे क्लियर देख सकते हैं। तो डावर स्ट्रेट यही है, तो यही डावर स्ट्रेट होता है जो इंग्लिश चैनल। और इसी डावर स्ट्रेट में जो दूरी है फ्रांस और इंग्लैंड की, वो सबसे कम है, ये 18 किलोमीटर की दूरी है। तो अक्सर जैसे आपने सुना होगा कि इंग्लिश चैनल पार किया, तो ये 18 किलोमीटर की डिस्टेंस है और ये 18 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये पूरा डावर जलसंधि स्थित है। तो ये डावर जलसंधि होती है जो कि यहां पर स्थित है। तो ये जो पतला सा भाग आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये जो है आपके डावर स्ट्रेट है, यही इंग्लिश चैनल, यहां से यहां तक लोग स्विम करके जाते हैं। तो एक रिकॉर्ड हो जाता है कि इंग्लिश चैनल पार किया। तो इंग्लिश चैनल पार किया तो इसमें मतलब 18 किलोमीटर की स्विम किया, तो 18 किलोमीटर चल करके तैर करके लोग यहां से जो है आपके यहां पर पहुंचते हैं। तो डावर स्ट्रेट के नाम से जाना था। तो डावर स्ट्रेट क्या है, डावर जलसंधि क्या है? डावर जलसंधि कहा जाता है ऐसी जलसंधि को जो आपके उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ रही है और अलग कर रही है ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से, या इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। ये जो आपके स्पेन और फ्रांस के बीच में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये है बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के। तो बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी के नाम से जाना जाता है इसको, जो कि यहां पर स्थित होता है। तो बे ऑफ बिस्के क्या है, ये स्पेन और फ्रांस के बीच में पाए जाने वाला जो है आपके बिस्के की खाड़ी है, जो कि यहां पर स्थित होती है। तो ये भी प्रश्न आपके सिविल में पूछा गया कि बिस्के की खाड़ी में निम्न में से कौन से देश पाए जाते हैं। तो बिस्के की खाड़ी में अगर आप देखें तो बिस्के की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में फ्रांस और स्पेन आपके आता है। तो स्पेन और फ्रांस के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जो आपकी खाड़ी है उसको बे ऑफ बिस्के के नाम से जाना जाता है।
तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बिस्के की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं जो कंसर्निंग होती हैं आपके ग्रेट ब्रिटेन से, जो हम लोग ने अभी यहां पर पढ़ा। अब हम लोग आते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही हम लोग आते हैं आपके किस पोर्शन पे, अभी हम यहां पे पढ़ रहे थे ये पूरा जैसे आप देख रहे हैं उत्तरी सागर ये है, ये बिस्के की खाड़ी है, इसके बारे में यहां पर पढ़ रहे थे। अब हम लोग आ रहे हैं सीधे इस पोर्शन पे, कैरिबियन सागर के पोर्शन पे, कि कैरिबियन सागर किस तरह का सागर है और किस तरह से यहां पर जो है आपके क्या चीजें पाई जाती हैं। तो ये जो है आपके देश डिफरेंट जो है आपके द्वीप हैं जो कि इस क्षेत्र में यहां पर स्थित होते हैं। तो ये जो आपके देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, और ये जो पूरा क्षेत्र है इसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है। इंडीज हमने आपको बताया था। वेस्ट इंडीज क्या था? इंडीज मीन्स बिगेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब पश्चिमी गोलार्ध का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो यही है, इसलिए सबसे बड़े द्वीप समूह होने की वजह से इसको वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी गोलार्ध का सबसे बड़ा द्वीप समूह आपने पढ़ा था, किसको कहा गया था? इंडोनेशिया को। इसलिए इंडोनेशिया का प्राचीन नाम क्या था? ईस्ट इंडीज। तो ईस्ट इंडीज इसका प्राचीन नाम था, और जबकि वेस्ट इंडीज जो है ये आपके इस क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र होता है। अब इसी के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये है आपका उत्तरी अमेरिका का पोर्शन और नीचे दक्षिण अमेरिका है, ये पूरा जो क्षेत्र है। तो इसके बीच में अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज ये आती है कि जो हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था कि जो यूएस का पार्ट है, यूएस के पार्ट के नीचे जो ये था ना, कनाडा था, कनाडा के बाद यूएस था, यूएस के बाद ये मैक्सिको है, मैक्सिको के बाद ये जो छोटे छोटे पोर्शन है इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, बिस्के तक हम लोग ने यहाँ पे स्टडी किया, ये पूरा पोर्शन था जो कि हम लोग ने यहाँ पे स्टडी किया। अच्छा, इस पोर्शन में एक चीज और समझ लीजिए, तो फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं। ये जो इसमें स्पेसिफिक देश हम लोग ने नहीं देखा या इसके बारे में जो है नहीं पढ़ा, जैसे आपके स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड में विशेषकर अगर कहा जाए तो हजारों झीलों का एक पूरा प्रदेश है, पूरा रीजन है, पूरा एक स्टेट है, एक पूरा स्टेट जो कि हजारों झीलों से घिरा हुआ है। हजारों झीलों का जो है क्षेत्र है जहां पे हजारों की संख्या में झीलें पाई जाती हैं और एक ही जगह पर। तो इसीलिए स्कॉटलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है, जबकि झीलों का देश किसको कहा गया? फिनलैंड को, लैंड ऑफ लेक्स। किसकी वजह से? सर्वाधिक झीलें होने की वजह से। स्कॉटलैंड में सर्वाधिक झीलें नहीं है, सिर्फ 1000 झीलों का एक क्षेत्र है जहां पे हजारों की संख्या में झीलें पाई जाती हैं, और ये जो है आपके एक पूरे रीजन में होती है। इसीलिए इसको 1000 झीलों का देश, लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है। पूरे प्रांत को जो आपके हैं तो लेक रीजन के नाम से जाना जाता है, तो लेक रीजन इसको पूरा कहते हैं। तो स्कॉटलैंड को हजारों झीलों का देश कहते हैं, जबकि फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। तो फिनलैंड को कहेंगे झीलों का देश, लैंड ऑफ लेक्स, और स्कॉटलैंड को कहेंगे 1000 झीलों का देश, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स अगर कहा जाएगा तो आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की एक और विशेष चीज है, वो क्या है? स्कॉटलैंड की एक विशेष चीज है कि स्कॉटलैंड जो है एक में और जाना जाता है, वो किसमें? केक। जो केक हम लोग खाते हैं, कॉन्फेक्शनरी आइटम्स जो है वो इंग्लैंड से ही बना है, ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन से ही बना है, जिसमें केक जो है आपके एक तरह से इजाद स्कॉटलैंड ने ही किया है। जो केक बनाए जाते हैं, जो केक हम लोग खाते हैं, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं, उनका यूज भी बहुत ज्यादा है स्कॉटलैंड में। और केक जो बनाए जाते हैं विशेषकर अगर आप देखेंगे तो यहां पर हर साल एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है, एक यहां पे प्रतियोगिता कराई जाती है जिसमें डिफरेंट कंट्री से
रिप्रेजेंट किया जाता है लोगों को, या डिफरेंट कंट्री रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग देशों से लोग आते हैं और केक बनाते हैं। अब तक का विश्व का सबसे बड़ा केक बनाने का रिकॉर्ड स्कॉटलैंड के पास ही है, स्कॉटलैंड के पास है। दूसरी चीज, यही आयोजित करता है इस प्रोग्राम को, और क्रिसमस के टाइम ये प्रोग्राम जो है आपके दिसंबर में आयोजित किया जाता है। पूरे विश्व के जो है आपके देशों से जो है आपके एक तरह से लोग पहुंचते हैं, कुक्स पहुंचते हैं और हर देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और अलग अलग जगह पे जो है आपके केक का निर्माण किया जाता है। तो ये केक हो जाते हैं जो कि आपके इस तरह से बनाए जाते हैं यहाँ पे। तो स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ केक्स भी कहा जाता है, तो लैंड ऑफ केक्स के नाम से भी जाना जाता है, केकों का देश। तो ये आपके केकों का देश अगर कहा जाए तो वो स्कॉटलैंड को कहते हैं। तो स्कॉटलैंड जो है आपके केकों का देश भी हो जाता है। और इंग्लैंड में तो खैर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके चीजें देखने को मिलती हैं, और इंग्लैंड में अगर हम देखें तो बहुत सारा जो है आपके चीजें भी पढ़ेंगे हम लोग, जैसे मैनचेस्टर के बारे में, और भी जो है प्रमुख क्षेत्र। 0 डिग्री देशांतर यहीं से होकर के गुजरा है, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक जगह से होकर के गुजरा है। इसीलिए 0 डिग्री देशांतर को मानक देशांतर माना गया है, स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड माना गया है, या इसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन के नाम से, ये सब आप पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के लेक्चर में, जब हम आपको अक्षांश एवं देशांतर पढ़ा रहे थे उस टाइम हमने आपको बताया था। और यहीं से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया गया है। इसलिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम जो है, अगर ये कहा जाए कहां से जो है डिसाइड होता है, या वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम किसको कहा जाता है, तो ये जैसे आपके इसी को ग्रीनविच टाइम को, तो ग्रीनविच टाइम का अलग अलग नाम था, ग्रीनविच टाइम, वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम जो है, या यूनिवर्सल टाइम, या फिर जुलू टाइम, अफ्रीका में जुलू कहा जाता है तो जुलू टाइम। तो इस तरह से बहुत सारे नामों से ग्रीनविच टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ग्रीनविच टाइम के, तो ग्रीनविच नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर वापस आ गए थे, नहीं तो जो हम लोग स्टडी कर रहे थे वो ये वाला पोर्शन, तो इस पोर्शन की स्टडी कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो यूएस है, यूएस के नीचे ये मैक्सिको है, मैक्सिको के नीचे ये आपके मध्य अमेरिकी देश है, और मध्य अमेरिकी देश के बगल में ये है वेस्ट इंडीज। इसी द्वीपों के बारे में हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है आपके मैक्सिको है, मैक्सिको देश है, इसलिए ये पूरा रीजन क्या कहलाता है, मैक्सिको की खाड़ी, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जानी जाती है। और इसी के बीच में, उसी के नीचे जो है आप देखेंगे छोटे छोटे देश होते हैं जो कि यहाँ पर स्थित होते हैं, जैसे ग्वाटेमाला है, एल सल्वाडोर है, होंडुरास है, कोस्टा रिका है, पनामा है। तो ये सब जितने देश हैं ये सब मध्य अमेरिकी देश के रूप में जाने जाते हैं, जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पे, इन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग देखें तो जैसे जो आपके रीजन है, तो ये पूरा मैक्सिको है, मैक्सिको को छोड़ेंगे तो ये ग्वाटेमाला जो है आपके देश है, ये होंडुरास है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है, ये होंडुरास के जो है रीजन हो जाता है। बेलीज जो है, ये छोटा सा येलो वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, तो ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, अल सल्वाडोर ये पूरा हो जाता है, निकारागुआ, कोस्टा रिका और फिर ये पनामा। तो ये देश आपके यहां पर आते हैं। तो ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, तो ये प्रमुख देश हैं जो कि आपके इस क्षेत्र में यहां पर स्थित होते हैं। और यही जो पूरा क्षेत्र होता है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर दिख भी रहा है, देखिए ऊपर के क्षेत्र में, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको ये पूरा क्षेत्र है, मैक्सिको का तटीय क्षेत्र, क्योंकि मैक्सिको के तटीय क्षेत्र में ये सारी चीजें, इसलिए मैक्सिको की खाड़ी। तो ये यहाँ पे इस मैप में आप देख लीजिए, ये पूरा है, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और ये जो है आपके मध्य अमेरिकी देश है जो कि ये पाए जा रहे हैं। इसमें बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये आपके देश स्थित होते हैं जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। इनके पूर्व में ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही कहलाता है कैरेबियन सागर, ये है कैरेबियन सागर, और कैरेबियन सागर में ही ये छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं
ये पूरे द्वीप स्थित हैं, ये कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सी, और ये छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पे पाए जाते हैं। इन द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है? ये द्वीपों के समूह को कहा जाता है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, ये देशों का समूह है, अलग अलग देश हैं। इसमें पूरे में 11 देश और उसके द्वीप आपके सम्मिलित होते हैं। तो 11 देशों के द्वीप मिलकर के एक द्वीप बन रहा है जिसको नाम दिया जा रहा है आपके वेस्ट इंडीज का। तो वेस्ट इंडीज में 11 देश के द्वीप आपके यहां पर सम्मिलित होते हैं, जिसमें अलग अलग देश आपके अलग अलग जगह पे आपके पाए जाते हैं। जैसे क्यूबा आपके अलग देश है, ये क्यूबा है पूरा जो बड़ा वाला आप ये देखते हैं, ये पूरा क्यूबा है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। यहीं पर बहामास है, बहामास द्वीप होता है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर स्थित होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जमाइका है, जमाइका का क्षेत्र हो जाता है जो कि स्थित होता है, ये जमाइका का क्षेत्र है। फिर ये है हैती, ये हैती है, हैती के बगल में ये डोमिनिक रिपब्लिक है, डोमिनिक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। फिर इसी के बगल में यहीं पर होता है प्योर्टो रिको, तो प्योर्टो रिको हो जाता है जो कि आपके, फिर उसी के बगल में होता है वर्जिन आइलैंड, वर्जिन आइलैंड यहीं पर हो जाता है। यहीं पर आपके है सेंट किट्स, सेंट मैराना, सेंट एंटीगुआ, एंटिलीज, सेंट लूसिया, तो ये सब जो है आपके मार्टिनिक द्वीप, तो ये सब जितने भी आपके होते हैं, टोबैगो द्वीप, तो ये सब जो है आपके वेस्ट इंडीज के द्वीप होते हैं जो कि इस क्षेत्र में यहां पर पाए जाते हैं। प्रमुख बड़े द्वीपों में क्यूबा, क्यूबा सबसे बड़ा द्वीप है। क्यूबा आपके होता है, जमाइका नीचे है, ऊपर की तरफ बहामास है, बहामास का क्षेत्र होता है। फिर हैती है, और जो है आपके डोमिनिक रिपब्लिक है, प्योर्टो रिको है, वर्जिन है, सेंट किट्स है, सेंट विंसेंट है, फिर आपके मार्टिनिक है, टोबैगो है। तो ये सब जो है आपके एक तरह से छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि आपके इसमें यहां पर पाए जाते हैं। इन सब को सम्मिलित रूप से वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। और वेस्ट इंडीज को कैरेबियन देश भी कहते हैं। क्यों कैरेबियन देश कहते हैं? क्योंकि इसी जो है आपके इस सागर को, जो कि आपके मध्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज के बीच में जो सागर है उसका नाम है कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर के चारों तरफ से घिरा हुआ है वेस्ट इंडीज। तो ये पूरा वेस्ट इंडीज का क्षेत्र है जो कि कैरेबियन सागर से पूरा घिरा हुआ है। इसीलिए वेस्ट इंडीज का दूसरा नाम है कैरेबियन देश, कैरेबियन कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। तो कैरेबियन देश या कैरेबियन कंट्रीज अगर कहा जाए तो इन देशों को यहां पर इस क्षेत्र में जो है आपके कहते हैं। इसी जगह पर जो है आपके बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जो कि यहां पर स्थित होती हैं। इसमें जैसे आपने पढ़ा था जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और यहां से कंसर्निंग आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी निकल करके आती हैं। वो क्या है या किस तरह से होती हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके यहीं पर आपने पढ़ा था मार्टिनिक, ये मार्टिनिक आइलैंड है, तो मार्टिनिक है, सेंट लूसिया है, बारबेडोस है, तो ये सब जो है आपके द्वीप होते हैं जो कि यहीं पर पाए जाते हैं। तो मार्टिनिक द्वीप पर एक विशेष चीज आपने पढ़ा था यहाँ पे, और ये जो है आपके एक तरह से हम लोग ने ये जाना था कि जो पेलियन नामक जो है फायर गॉडेस थी, उनके नाम पर पेलेन नामक ज्वालामुखी भी यही मार्टिनिक पर था। तो जो हमने आपको बताया था कि जब ज्वालामुखी पढ़ा रहे थे हम लोग, वोल्केनो हम लोग पढ़ रहे थे, तो वोल्केनो में हमने बताया था कि जो आपका ये है मार्टिनिक आइलैंड है, ये मार्टिनिक आइलैंड जो है एक तरह से ऐसा आइलैंड है जो एक तरह से ज्वालामुखी की वजह से प्रसिद्ध है। यहां पर निकलने वाला जो आपके ज्वालामुखी का उद्गार होता है, बहुत भयानक विस्फोट होता है, और इस भयानक विस्फोट की वजह से जो है आपके एक भयानक विस्फोट होता है, और इस भयानक विस्फोट की वजह से जो है आपके ज्वालामुखी फटता है, और ज्वालामुखी फटने से लावा बहुत ऊपर ऊपर तक फैल जाता है, और जो लावा होता है बहुत पतला होता है, बहुत पतला, और पतला होने की वजह से जो है आपके जैसे बारिश होती है, फुहार गिरती है, शावर गिरती है, उस तरह से शावर के फॉर्म में नीचे गिरता है लावा। और लावा जब गिरता है तो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने की वजह से लंबे लंबे रेशे गिरते हैं। तो लंबे लंबे इसके जब रेशे गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाल, ब्लैक कलर के बाल गिर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता था, हमने आपको डिस्क्राइब भी किया था, इसको बताया भी था,
ऐसा माना जाता था पहले कि जो फायर गॉडेस थे, पेलियन नामक जो है आपके फायर गॉडेस थी, उनके बाल बहुत लंबे थे, तो आगे वो चला करती थी और कई मीटर लंबे जो है बाल उनके जमीन में जो है पीछे चला करते थे। तो वो बाल की वजह से ही जानी जाती थी, बहुत ही लंबे बाल हुआ करते थे और अब तक शायद उनसे बड़े लंबे बाल नहीं देखे गए, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं लोग। तो उनके लंबे बाल थे। तो यहां पर क्या है कि लोग इनकी क्योंकि पूजा करते हैं, फायर गॉडेस हैं वो, तो अग्नि देवी जिनको कहा जाता है, ये अग्नि देवी है, और जिसकी वजह से जो है आपके यहाँ पर जब मार्टिनिक द्वीप पर वेस्ट इंडीज में, अगर मान लीजिए कि लोगों का ऐसा मानना है कि वेस्ट इंडीज के लोग जो मतलब जब जो है सही रास्तों से भटक जाते हैं और बुरे काम ज्यादा करने लगते हैं, तो जो आपके पेलियन गॉडेस हैं, तो ये क्या है, ये क्रोधित होती है और क्रोधित होकर के क्या करती हैं, पूरे ज्वालामुखी को फाड़ देती हैं और विस्फोट होता है। और इस विस्फोट की वजह से जो है आपके एक तरह से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक भयानक विस्फोट होता है, और इस भयानक विस्फोट की वजह से जो है आपके एक तरह से आप ये कहा जाता है कि जो लावा ऊपर जाता है वो ठंडा होकर के जब नीचे गिरता है तो रेशे के रूप में, फायर जो है आपके बाल के रूप में गिरता है। तो लोग ऐसा मानते हैं कि ये अग्नि देवी के बाल हैं जो नीचे गिर रहे हैं। तो मार्टिनिक द्वीप इसलिए प्रसिद्ध है जो कि इस क्षेत्र में यहां पर पाया जाता है। और ये जो बहामास है, बहामास होता है जो कि आपके यहां पर स्थित होता है, और यहीं पर जो है आपके ये जो निकला हुआ फ्लोरिडा है, जो फ्लोरिडा का क्षेत्र हो जाता है, तो ये आपके फ्लोरिडा मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का जो है आपके एक तरह से ये राज्य है फ्लोरिडा। और ये जो है इसके तटीय क्षेत्र में ढेर सारे बीचेस हैं, तो यहाँ पर बीच पाए जाते हैं। और ये जो आपके एक तरह से जो क्षेत्र है बहामास, तो बहामास के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपकी चीज पाई जाती है जो कि यहाँ पर स्थित होती है। क्या है वो अभी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। यहीं पर एक द्वीप होता है और ये यूनाइटेड किंगडम का द्वीप है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर स्थित होता है, और ये द्वीप किस नाम से आना था, बरमुडा के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग आ रहे हैं, बरमुडा के नाम से। तो बरमुडा नामक द्वीप जो है पूछा जाता है कहां पे स्थित है, तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुडा नाम का द्वीप है। और बरमुडा नाम से ही कंसर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है घटना घटित। तो बरमुडा है क्या, इसकी एक कहानी क्या है, या बरमुडा जो है आपके किस तरह से जो है आपके फॉर्म होता है, एक ऐसी विचित्र चीज है जिसको आज तक कोई नहीं जान पाया। और जो है आपके काफी जो है लोग इसमें लगे, रिसर्च हुए, लेकिन इसके बारे में आज तक नहीं पता चल पाया कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या है। इसकी कहानी आप सुनेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये यहाँ पे बरमुडा द्वीप, बहामास और जो फ्लोरिडा तट है, इसके बीच में ट्रायंगुलर क्षेत्र है, और ये ट्रायंगुलर क्षेत्र बरमुडा त्रिभुज के नाम से जाना जाता है, बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो बरमुडा ट्रायंगल या बरमुडा त्रिभुज अगर हम लोग कहें तो ये इस जगह पर स्थित है। तो पूछा जाता है कि बरमुडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बरमुडा ट्रायंगल जो है आपके स्थित होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये बरमुडा ट्रायंगल का पार्ट है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर आ रहा है। और बरमुडा ट्रायंगल जो है आपके एक तरह से ऐसा क्षेत्र है जो कि आपके यहाँ पर जो है पाया जाता है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो बरमुडा ट्रायंगल का पार्ट है वो आपके इस क्षेत्र में स्थित है जो कि बरमुडा द्वीप और बहामास द्वीप और इस फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्र में जो है आपके के बीच में पाया जाता है। अब इसमें क्या रहस्यमय चीज है, मिस्टीरियस रीजन क्या है या क्या मिस्ट्री है, तो यही हम लोगों को जानना होता है। तो अब इसकी मिस्ट्री क्या है, इसको आगे हम लोग देखते हैं।